पार्टनरशिप डीड, देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होता है ना, एक डॉक्यूमेंट है, आप कह सकते हैं एक रिटन एग्रीमेंट होता है जितने भी पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में हैं उनके बीच। क्यों होता है ये? क्या हुआ, पार्टनर ए एंड बी जो हैं कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और उन्होंने शुरुआत में तो कोई प्रॉफिट नहीं लिया, लेकिन 1 लाख का उन्हें प्रॉफिट अर्न हुआ। अब जो ए बी हैं, पैसे आए, प्रॉफिट हुआ, अब क्या होगा, ये चाहेंगे कि मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाया था तो मुझे प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा मिले। पर बी क्या चाहता है कि नहीं नहीं, मेहनत तो मैंने उतनी की है तो हमें 50-50 मिलना चाहिए। ये कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से क्या होता है, पार्टनरशिप डीड बनता है। ठीक, तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट है। कैसे? इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more people फॉर मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ताकि कोई भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स अराइज ना हो फ्यूचर में, इसलिए हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस जितने भी हैं वो पार्टनरशिप डीड में लिख लिए रहते हैं। क्या क्या होता है, क्लॉजेस कंटेन ऑफ पार्टनरशिप, क्या क्या लिखते हैं, जैसे नेम एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का क्या नाम है, उसका क्या एड्रेस है, किस नेचर का बिजनेस है, और कब पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो कमेंसमेंट मतलब कब स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्या होता है, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ये तो फर्म का है, ठीक है, दिल्ली में फर्म है तो कहाँ पे है, किस डेट को स्टार्ट हुआ था, नेक्स्ट कितने पार्टनर्स थे, ए बी सी हैं तो उनके बारे में और उनका एड्रेस लिखना होगा। फिर आपका किस पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है आपको वो मेंशन करना होगा, किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होता है वो मेंशन करना होगा। एंड अगर पार्टनर को, इफ द पार्टनर इज टू बी पेड सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, तो कितना, अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, जो भी चीज़ें मिल रही हैं तो कितना मिल रहा है हमें वो देखना होगा। ठीक, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ। इन जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो एडमिशन होता है, कोई एक पार्टनर ABC में से मैंने सीनियर रिटायरमेंट ले ली कि नहीं अब हमें नहीं करना, या किसी की डेथ हो गई, तो इस सिचुएशन में क्या रूल्स फॉलो होंगे, किस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा, वो भी रूल्स इसमें मेंशन किए जाते हैं कि जितने कैपिटल लगाया जिसने, उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से पैसे ड्रॉ किए हैं तो उन्हें कितना पार्टनर्स को, फर्म को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपका मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड। द डेट ऑन विच अकाउंट शैल बी क्लोज एवरी ईयर, हम हर साल किस डेट को अकाउंट क्लोज करेंगे, ये सब चीज़ भी किस में मेंशन होता है, पार्टनरशिप डीड में। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डिसोल्यूशन का प्रोसीजर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक, किस तरह से हम पार्टनरशिप फर्म को एंड पे लाएंगे। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। हमने पढ़ा है फीचर में कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करना तो कंपलसरी नहीं है कि नहीं, हमने ये पढ़ा है, हाँ हमने ये पढ़ा है कि हमें पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, पर अगर हम कर लेते हैं तो हमें कुछ फ़ायदे होंगे। आइए पढ़ते हैं यहाँ क्या मेंशन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मीन्स द entering of firm's name along with other details in the register of firm kept with registrar। क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि रजिस्ट्रार होते हैं ना, जो रजिस्टर करना अपने नाम को, एक तरह से आप कह सकते हैं रजिस्ट्रार के थ्रू, एक प्रूफ होता है, प्रोवाइड कंक्लूसिव प्रूफ टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कि भैया ये प्रूफ है हमारा जो फर्म है वो रजिस्टर्ड है। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वो पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ऑब्लिगेटरी, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको करना है, ये ऑप्शन है। हाउएवर एन अनरजिस्टर्ड फर्म सफर्स फ्रॉम सीरियल डिसेबिलिटीज, कुछ प्रॉब्लम फेस करने मिलता है। ठीक है, क्या होगा अगर आप अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराएंगे। पहला क्या है, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट फर्म और एनी अदर। किसी पार्टनर ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दिया, किसी फर्म ने आपके साथ फ्रॉड कर लिया, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सूट अ फाइल अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड। अब आप खुद अनरजिस्टर्ड हो तो आप कैसे क्लेम करोगे, तो नॉन रजिस्टर होने का आपका पहला तो ये नुकसान है। दूसरा क्या है कि कोई यहाँ क्या बोल रहा है कि एक पार्टनर जो है अनरजिस्टर्ड फर्म का वो सू नहीं कर सकता। नेक्स्ट बोला है अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। पहला क्या बोला कि पार्टनर नहीं सू कर सकता है, नेक्स्ट बोल रहा है कि जो अनरजिस्टर्ड फर्म है वो सू नहीं कर सकता थर्ड पार्टी को। ठीक है, हाउएवर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द अनरजिस्टर्ड फर्म फॉर देयर क्लेम्स।
एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी पार्टनर। अब जो फर्म है, अनरजिस्टर्ड फर्म है, वो खुद के किसी भी पार्टनर के खिलाफ भी कोई भी सूट नहीं कर सकता है। Thus, Indian Partnership Act 1932 has effectively ensured that registration of the firm without making it compulsory. In view of these consequences, it is therefore advisable to get the firm registered. The registered can be at the time of formation of any due. देखिए, जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो बोला गया है कि भैया इतना जो है ये कॉन्सिक्वेंसेस आप झेल सकते हैं, इसलिए आप क्या करो कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ। या तो आप जब फॉर्म कर रहे हो बिजनेस तब करा सकते हो, या एग्जिस्टेंस के बाद कभी भी रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो। नहीं कराओगे तो आपके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, कोई भी पार्टनर अनरजिस्टर्ड फर्म का कहीं पे भी क्लेम नहीं कर सकता है, या फिर अनरजिस्टर्ड फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकता है, या फिर अनरजिस्टर्ड फर्म अपने खुद के पार्टनर्स के ने किसी ने फ्रॉड किया तो उसके खिलाफ भी केस नहीं कर सकता है। प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का? पहला क्या है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म साइन बाय ऑल द पार्टनर्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग। अब क्या क्या एप्लीकेशन में आप लिखोगे कि फर्म का क्या नाम है, लोकेशन मतलब एड्रेस कहाँ है, नेम ऑफ अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीड ऑन बिजनेस, अगर कोई और ब्रांचेस है कहीं और पे भी काम चल रहे हैं वो, एडमिशन के जो फर्म में पार्टनर आए हैं उनका डेट, परमानेंट एड्रेस पार्टनर्स का, और पार्टनरशिप का ड्यूरेशन। ये सारे चीज़ आप एप्लीकेशन में मेंशन करोगे। सेकेंड में हम क्या करेंगे, डिपॉजिट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के साथ हम फ़ी सबमिट, पहले तो एप्लीकेशन फिल करेंगे, फिर फ़ी सबमिशन करेंगे, एंड देन थर्ड क्या करेंगे, the registrar after approval will make an entry in the register of firm and will issue a certificate of registration which is conclusive proof of the existence of the firm। तो क्या हो रहा है कि जो रजिस्ट्रार है अप्रूवल कर देगा ना रजिस्टर का, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो ये एक प्रूफ होगा कि आपका बिजनेस जो है एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हो, कोई भी चीज़ हो, आप क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, सू कर सकते हो। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो 50 होते हैं, 2 to 50, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग 2 to 50 मेंबर्स होते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर होता है। फॉर्मेशन क्या है, एग्रीमेंट के थ्रू होता है। यहाँ क्या है, कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, अकेला बंदा है, जब मन करे बिजनेस स्टार्ट कर दे, किसी से एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल एंड मैनेजमेंट क्या होता है, सारे पार्टनर्स के कंसेंट से होते हैं। सारे के कंसेंट मतलब सभी की हामी लेके सभी ने एग्री कर दिया तो ही हम क्या करेंगे, उसे अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में एक अकेला बंदा है, वो सारे डिसीजन खुद पे खुद लेता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल किस में रिक्वायरमेंट है, पार्टनरशिप में, बिकॉज इट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द पार्टनर्स। लेकिन वहीं सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा पार्टनरशिप में है, एंड सोल प्रोप्राइटर क्योंकि अकेला बंदा है ना, तो वो कितना ही कैपिटल ला पाएगा। प्रॉफिट की बात करें तो इन्हें अग्रीड रेशियो में, जितना डीड में मेंशन है उस रेशियो में बांटना पड़ता है, लेकिन इनको तो कोई प्रॉफिट नहीं बांटना। जो सोल प्रोप्राइटर हैं, जो रामलाल जी थे, जितना हमें प्रॉफिट हुआ है, जो अमाउंट है प्रॉफिट का, वो सोल प्रोप्राइटर अकेले ही रखेंगे, ठीक। रिस्क क्या है, रिस्क इज जॉइंटली एंड इंडिविजुअली बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स। सारे के सारे पार्टनर्स जॉइंटली या इंडिविजुअली क्या करते हैं, रिस्क को बोर्न करते हैं। ऑल द रिस्क आर बोर्न सोल बाय प्रोप्राइटर। यहाँ पे मिल के रिस्क बेयर किया जाता है, यहाँ अकेले रिस्क बेयर किया जाता है। अब वहीं पे देखते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप में डिफरेंस। नंबर्स की बात करें तो यहाँ कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। 3 जनरेशन की बात हुई थी कि 3 सक्सेसिव जनरेशन होने चाहिए। कितने मेंबर्स होंगे उसका कोई लिमिटेशन नहीं, 100 1000 जितने भी हो, लेकिन 3 सक्सेसिव जनरेशन ही बस आएंगे। और मेंबरशिप कैसे होती है इसमें, बाय बर्थ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में क्या होती है, बाय बर्थ आपको मेंबरशिप मिल जाती है। इसमें कर्ता का जो लाइबिलिटी होता है वो सिर्फ अनलिमिटेड होता है, इसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बाकी जो को पैसेनर्स होते हैं ना, उनको क्या होता है,
उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कितना, जो एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है उसमें सभी का सेम शेयर्स है, उस अकॉर्डिंग उतनी लिमिटेड होती है इन लोग की लाइबिलिटी। एप्लीकेशन ऑफ लॉ, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है या हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। कंट्रोल मैनेजमेंट कौन करता है? करता है एल्डर मेंबर, और इसमें ऑल द पार्टनर्स। फीमेल की बात करें तो मेंबर हो सकती है, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में फीमेल सिर्फ किस में आती है? दया भागा में। दया भागा याद है? दया भाग के कहाँ गई? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल गई, उसको दया आ गया, फीमेल को भी उन्होंने इनका पार्ट बना लिया था। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस की बात करें तो बिजनेस एंड पे आ सकता है डेथ, इंसॉल्वेंसी, या फिर किसी भी पार्टनर का अगर इंस्टेंटली डेथ हो जाती है या कोई भी। लेकिन अगर कर्ता का डेथ हो जाता है तो जो नेक्स्ट इमीडिएट मेंबर होगा ना, सीनियर या फिर एल्डर, वो क्या हो जाता है? कर्ता बन जाता है। तो ये बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम आती है। ठीक।